नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित कुमार पाटीदार है। हम सिक्स सिग्मा के येलो बेल्ट का जो हम लोगों का सेशन चल रहा है उसके ऊपर हमारी यात्रा बिल्कुल निरंतर बढ़ती हुई जा रही है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसमें हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की। इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन को किस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं, उसके फार्मूले क्या होते हैं, पेरेटो प्रिंसिपल, वॉइस ऑफ कस्टमर्स और बेसिक कुछ मैट्रिक्स हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें आज हम गूगल शीट्स के बारे में हमने मेंशन किया हुआ है, बट गूगल शीट को आज हम नहीं लेंगे। कुछ गूगल शीट के लिए हम एक अलग सा सेशन बनाएंगे ताकि मैं आपको गूगल शीट की कुछ बेसिक चीज़ें सिखा सकूं जिसकी किस तरह से प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। बट जो कुछ भी आप कैलकुलेशंस आप देख रहे हैं, जो ये आने वाले इसमें स्लाइड्स में आप देखेंगे, वो पूरा का पूरा कैलकुलेशन मैंने गूगल शीट की मदद से ही तैयार किया है। तो इसका साफ मतलब है कि गूगल शीट एक बहुत अच्छा टूल है। अगर आपको इनिशियली सिक्स सिग्मा से रिलेटेड कुछ काम करना है तो उसकी मदद से आप कर सकते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं सबसे पहले कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। डेविएशन मतलब विचलन। विचलन मतलब आप एक पॉइंट है जिसके ऊपर आपके ऊपर वर्क करना है और उसमें अगर कुछ भी ऊपर या नीचे होता है तो उसे हम कहते हैं डेविएशन। जैसे कि आप एक ग्राफ में देख पा रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स से बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है और कुछ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा एक मीन वैल्यू के पड़ोस में है। तो अगर किसी भी प्रोसेस के अंदर डेविएशन अगर बहुत ज़्यादा होगा, इसका मतलब यह है कि जो आउटपुट उससे प्रोसेस से जनरेट होगा उसके अंदर भी डेविएशन काफ़ी मात्रा में मिलेगा। वहीं अगर हमने जो डेविएशन है उसे कम से कम रखा तो इसका मतलब ये कि जो जो हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट है, जो टारगेटेड आउटपुट है, वह हमें उतना ही कंसिस्टेंट आउटपुट मिलेगा। तो दोस्तों इसीलिए अगर हमको आउटपुट को हमारे मेज़र करना है तो उसके अंदर कंसिस्टेंसी अगर मेज़र करनी है तो हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। अब हम समझते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से निकालते हैं, क्या फार्मूला होता है। तो सबसे पहले दो तीन चीज़ें जो यहाँ पे स्लाइड पे लिखी हुई है उन्हें देख लेते हैं कि गोल ऑफ सिक्स सिग्मा इज़ टू रिड्यूस डिफेक्ट्स एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जो सिक्स सिग्मा है उसका गोल क्या है? सबसे पहला डिफेक्ट को कम करना और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। जैसे जैसे जो डिफेक्ट्स हैं प्रोसेस के अंदर, डिफेक्ट्स कम होते जाएंगे, प्रोडक्ट की आपकी जो प्रोडक्टिविटी है प्रोसेस की वो बढ़ती जाएगी, ओवरऑल कॉस्ट कम होगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा और जो आपका प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। किसी भी प्रोसेस के अंदर जो वेरिएशन है वही रूट कॉज होता है जिसके और उस रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने का एक जो आसान तरीका है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही आसान है। हम इसे अलग अलग जगह पर इसे अलग अलग तरह से डिफाइन किया हुआ है। हम इसे इस तरह से लिखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, एक्स माइनस एक्स बार की पावर 2 और समेशन। इसे आप किस तरह से क्या कैलकुलेट करना है वो अभी आगे हम देखेंगे। तो एस डी मतलब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, समेशन मीन ऑफ द सम, एन इक्वल टू पॉपुलेशन की साइज, कितनी बड़ी पॉपुलेशन को लेकर आप कर रहे हैं, ईच वैल्यू ऑफ फ्रॉम द पॉपुलेशन और पॉपुलेशन का मीन। यही एक फार्मूला है जो पूरी आपकी सिक्स सिग्मा की जर्नी में आपकी मदद करेगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिए। अब देखिए हमने यहाँ पे ये जो फार्मूला है इसको कैलकुलेट किया हुआ है। ये एक वैल्यू दिख रही है आपको, ये जो पूरी वैल्यू है इस पूरी वैल्यू को हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अगर इस वैल्यू का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसका सम करेंगे, तो इसका सम आ गया हमारे पास में 1278। ये हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। इसके बाद में 1278 के बाद में अब हम इसका मीन निकालेंगे। मीन मतलब एवरेज, तो इसका सम 1278 डिवाइडेड बाय 15, जैसे ही 15 करेंगे हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा 85.2। अब इस वैल्यू के अंदर से 85.2 को हम माइनस करेंगे, तो जो माइनस करेंगे वो रिजल्ट हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब ये जो वैल्यू हमारे पास में आई है इसे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ये हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया है, तो इसका हमारा रिजल्ट आ गया है 1496.4। इसके बाद में जो वैल्यू आई है उसे हम 15 से डिवाइड करेंगे, जो कि वैल्यू आ गई 99.76। अब हम इसे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 9.987। अब दोस्तों एक खास चीज़, ये फार्मूला आपको तभी लगाना है जब आपके पास में जो पॉपुलेशन है
वो पूरी की पूरी आइडेंटिफाई हो और आपने उसको पूरा का पूरा ही मेज़र किया हो, आपने इसमें से कोई सैंपल नहीं निकाला हो। अगर आपने कोई सैंपल निकाला है तो उस सैंपल के लिए आपका जो पूरा कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपकी पॉपुलेशन अगर आइडेंटिफाइड है तो ये वाला फॉर्मूला होगा जो मेरे लेफ़्ट साइड पे है, और अगर पॉपुलेशन आपकी आइडेंटिफाई नहीं है तो जो और आपने अगर सैंपल लिया हुआ है तो जो यहाँ पे राइट साइड में आपको जो फॉर्मूला दिख रहा है ये वाला आपको यूज़ करना है। देखिए, जब भी हम वर्क करते हैं तो हमें कभी पता नहीं हो सकता कि हमारी पॉपुलेशन क्या है। अधिकतर समय पे हमको पॉपुलेशन पता नहीं होती है। जैसे सपोज़ करें कि हमें अगर निकालना है कि हम एक सर्वे कर रहे हैं और हमें पता करना है कि कौन सी पार्टी इस बार जीतेगी, तो हम हर एक व्यक्ति से जाकर नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। तो हम कुछ सैंपल क्रिएट करते हैं और यही जो सैंपल होता है इसे ही अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना हो तो इसके लिए आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने अपने राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। x माइनस एक्स बार की पावर 2 समेशन डिवाइडेड बाय n-1 अंडर रूट। इससे हम जब भी निकालेंगे तो हमारा सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। अब हम उसी जो आपने अभी तक जो किया है, हमने अपने प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में आपने देखा है कि हमने ये यहाँ पर रिजल्ट्स कुछ निकाले थे और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 9.98 आया था। अब हम यहाँ पर निकालेंगे और एक बार फिर से हम अपना कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ उसी तरह की हैं, उसी सेम वैल्यू को लेके अब हम बात करेंगे फिर से। अगर आप देखते हैं तो ये आपका पूरी वैल्यू है जिसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। फार्मूला हमारा वही है। इन पूरी वैल्यूज़ को हम सम करेंगे। टोटल हमारा आ गया 1278। काउंट हमारे 15 है, 15 से डिवाइड करेंगे। और चूँकि अब की बार हम पॉपुलेशन मान के, इस पॉपुलेशन नहीं मान के सैंपल मान के कर रहे हैं, तो इसे n-1 करेंगे। हम लोगों का मीन चेंज हो जाएगा 85.2। इसके बाद में हम x माइनस मीन निकालेंगे। x माइनस मीन ये आ गया। x माइनस मीन को जब हम मल्टीप्लाइड बाय सेल्फ वैल्यू करेंगे, जब इसका पावर 2 जब कैलकुलेट करेंगे तो पावर 2 पे हम लोगों का ये रिज़ल्ट आ जाएगा। और जैसे ही ये रिज़ल्ट आएगा इसको हम फिर से चेंज करेंगे। ये देखिए, हमने इसका जो है टोटल x माइनस मीन पावर 2 बाय n-1 निकाल लिया और हम इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, ये हम लोगों का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के बाद में जो स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारी 10.33। दैट मीन्स इतना डेविएशन मौजूद है इस पूरी प्रोसेस के अंदर। तो दोस्तों, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन को किस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सपोज़ करें कि एक क्लास है, उसके अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं या कोई भी एक वैल्यू स्टूडेंट की हो सकती है, और उन जो स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनको जो मार्किंग आई है वो लगभग 90 के आसपास आई है। या अगर हम निकाला है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो पूरी इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3 आया है। इसका मतलब ये है कि जो भी क्लास के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो न सिर्फ उसे याद कर पा रहे हैं, बल्कि उसे नॉलेज को, जो कुछ भी नॉलेज है उसे अप्लाई कर पा रहे हैं। सपोज़ करें कि क्लास है, उसके अंदर जो बच्चों का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, स्टूडेंट्स का जो मार्क है वो 64 एवरेज आ गया है और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है। स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉलेज को रिटेन नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह की उम्मीद थी। और या ये भी हो सकता है कि जो टेस्ट स्ट्रक्चर है वह उसमें कुछ गड़बड़ी हो, या फिर जो टीचिंग मेथड है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वहीं अगर हम लोगों का एवरेज अगर 60 आ रहा है, स्टूडेंट जो मार्क्स है उसका एवरेज अगर 60 आ रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन 30 है, इसका मतलब यह है कि क्लास के अंदर कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे हैं और कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ताकि जो पुअर बच्चे हैं उन्हें आप एक लेवल के ऊपर लेके आ पाएँ। और अगर आपके पास में वास्तव में कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं तो उन्हें आप कुछ अदर एक्टिविटीज़ के अंदर प्लान कर सकते हैं। तो ये हमने एक क्लास का एग्जाम्पल लिया। अगर आपकी प्रोडक्शन फर्म है तो उसके हिसाब से आपको एक अपना एग्जाम्पल तैयार करना पड़ेगा कि किस तरह से आप स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे।
बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए मैं आपको जो फिगर जो अभी हम देखा था, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है ये जो डायमेंशन है, ये शो कर रहा है कि प्रोसेस के अंदर डेविएशन नहीं है और जितना एक्सपेक्टेड है उसी के आसपास चीज़ें चल रही हैं। पर जैसे ही ये डेविएशन की वैल्यू बढ़ती है, इसका मतलब प्रोसेस के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, अभी हमने बात की है स्टैंडर्ड डेविएशन की, अब हम बात करते हैं पेरेटो प्रिंसिपल की। दोस्तों पेरेटो प्रिंसिपल भी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जिसे हम 80-20 के रूल्स के नाम से भी जानते हैं। एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट हुआ करते थे जोसेफ जुरान, जिन्होंने इस पेरेटो प्रिंसिपल की जो नींव है, जो पेरेटो प्रिंसिपल है उसके बारे में बताया था कि इसे मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के रूप में भी लिया जा सकता है। पेरेटो प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है, जो ये कहता है कि 20% अगर आप जो एफर्ट्स लगाते हैं उसी से 80% रिजल्ट्स आपके जनरेट होते हैं, और जो 80% आप एफर्ट लगाते हैं तो आप उसी से आपके 20% रिजल्ट डिसाइड होते हैं। तो हमें सिर्फ ये करना है कि हमारे जिन 20% चीज़ों से 80% रिजल्ट जनरेट हो रहा है, इसी एरिया पे एफर्ट्स बढ़ाते जाना है और बाकी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर छोड़ देना है या किसी और को उसे ट्रांसफ़र कर देना है। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले इकोनॉमी में यूज़ हुआ था। इसे विल्फ्रेडो पेरेटो, जो एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कॉइन किया था। उसके बाद में अलग अलग एरियाज़ के अंदर इसका यूज़ होना शुरू हुआ। आप कोई से भी इंडस्ट्री के अंदर हो, आप चाहे एचआर में हो, आप प्रोडक्ट या सर्विसेज में हो, आप किसी तरह कस्टमर्स के साथ में डील करते हो, आप एविएशन इंडस्ट्री में हो, जहाँ कहीं भी होंगे आप, वहीं पे ये 80-20% का रूल ज़रूर काम करेगा। इसलिए इस रूल को समझना और इसे अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए हमने एक छोटा सा केस लिया है। एक मेडिकल ऑफिसर है, उन्हें एक प्रॉब्लम आती है कि उनके जो जितने भी इंश्योरेंस के क्लेम होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, या जो सक्सेस रेशो है उनका उतना नहीं मिल पाता है। तो इसका उन्होंने एक पेरेटो चार्ट बनाया है, जितने भी रीज़न थे उन्हें कैलकुलेट किया है और उसके बाद में इस चार्ट में समराइज़ किया है। तो जैसे ही उन्होंने समराइजेशन किया है, उन्हें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, जैसे रीज़न, किस रीज़न से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं और कितना काउंट है। तो डुप्लीकेट क्लेम 18,012 हुए हैं, टाइमली फाइलिंग 13,245 हुए हैं, नो बेनिफिशियरी फाउंड 10,215 हुए हैं, क्लेम लेक्स इन्फॉर्मेशन 4,548, सर्विस नॉट कवर्ड 2,154, मेडिकल नेसेसिटी 1,423 और डेट ऑफ सर्विस इशू 526। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम समराइज़ किया उन्होंने टेबल को, तो ये कुछ निकल के आया है। पर शुरू के जो 3 कारण हैं, यही सबसे बड़ी मेजर रीज़न बन के आ रहे हैं। तो हमारा जो पेरेटो प्रिंसिपल था कि 20% एफर्ट्स और 80% रिजल्ट्स, ये बिल्कुल 20 to 80 एक समझाने के लिए है। या कई बार 30-70 भी हो सकता है, पर ये कभी 50-50 की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो 20, 18, 10 इस तरह की वैल्यूज़ को के ऊपर आसपास लाई करता है ये। अब हम इसको जैसे ही ग्राफ के अंदर शो करेंगे, ये ग्राफ भी मैंने वैसे मैं आपको बता दूं कि एक्सेल और गूगल शीट की मदद से ही बनाया हुआ है, और ये दोनों ही बहुत ही अच्छे टूल हैं जिसकी मदद से आप किसी अपने जितने भी ग्राफ्स हैं या कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। तो आप जैसे ही आप इसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो जो मैथमेटिक्स नहीं समझते हैं वो लोग भी आसानी से समझ पाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और किस एरिया में उन्हें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। देखिए जो सबसे बड़ा एरिया है, ये सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे रिवर्क हो रहा है बार बार। इस रिवर्क को अगर हम कम कर देंगे तो हमें एफर्ट्स कम लगाने पड़ेंगी और हमारी जो टीम है वो ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर पाएगी। टाइमली फाइलिंग, दैट मीन्स एफिशिएंसी का प्रॉब्लम है ना। तो एक हमने रिवर्क आइडेंटिफाई कर लिया, एक हमने एफिशिएंसी की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, और इसके अलावा नो बेनिफिशियरी फाउंड, अगर बेनिफिशियरी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि इंश्योरेंस के जो वेरिफिकेशन की प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर ये हम 3 चीज़ें ही सही कर लेते हैं तो इसका साफ मतलब हो जाएगा कि हमारे जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो भी बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ में जो प्रॉफिट है उसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाइड है तो प्रॉफिट आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि पेरेटो प्रिंसिपल्स आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नीड टू एनालाइज फ्रीक्वेंसी कॉज ऑफ प्रॉब्लम। अगर आपको
बहुत तेज़ी से अगर आपको पता करना है, आपको अगर दिखाना है किसी को, तो आप इसकी मदद से आप दिखा सकते हैं। आप कॉम्प्लेक्स अगर डाटा है, उस डाटा को अगर आपको किसी को शो करना है, विजुअल फॉर्मेट्स में शो करना है, तो आप पेरेटो प्रिंसिपल की मदद से शो कर सकते हैं। देखिए, हमने किसी को अगर नहीं भी बताएंगे तो भी कोई भी आसानी से बता सकता है कि प्रॉब्लम किस जगह पे है और किस कारण से है। डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाता है। इसलिए पेरेटो चार्ट्स आपको हमेशा बनाते रहना चाहिए जब भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है। और अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो किन फैक्टर्स के कारण प्रॉब्लम हो रही हैं उन्हें भी आइडेंटिफाई करने में ये पेरेटो चार्ट मदद करता है। इसलिए पेरेटो चार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। अगर आप सिक्स सिग्मा की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इसे कभी भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने एक नए सेक्शन में, वॉइस ऑफ कस्टमर। दोस्तों, जब भी आप काम करते हैं तो आप किसी न किसी को सर्विस देने के लिए काम कर रहे हैं। तो वो जो कस्टमर है, जिस कस्टमर को आप सर्व करना चाहते हैं, उसकी आप जब तक आवाज़ नहीं सुनेंगे तब तक आप ये नहीं पता लगा पाएंगे कि मार्केट के अंदर क्या चेंज आ रहा है, या किस जगह पर आप गलत कर रहे हैं, या क्या चीज़ें हैं जो आपका कॉम्पिटिटर कर रहा है आप नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके लिए एक सबसे अच्छी चीज़ है वॉइस ऑफ कस्टमर। अब वॉइस ऑफ कस्टमर आप किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम ऑब्जर्वेशन सर्वे भी कर सकते हैं, फोकस ग्रुप इंटरव्यू भी कर सकते हैं, या ईमेल चैटबॉट या कॉल की जो डाटा है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। एनपीएस हम निकाल सकते हैं, नेट प्रोमोटर स्कोर निकाल सकते हैं, कस्टमर रिव्यू हम निकाल सकते हैं, ब्लॉग्स और फोरम्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सोशल मीडिया लिस्टिंग। इस तरह से बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे कि आप आपके कस्टमर्स क्या चाहता है और आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट को लेके किस प्रोसेस में आपको गलती है, ये आप सब कुछ पता लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप जो आप वॉइस ऑफ कस्टमर है, इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीज़ें आपको या आपके कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे आप कस्टमर्स की आवाज़ सुन सकते हैं और उसके क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। देखिए दोस्तों, सबसे एक सस्ता एक तरीका होता है फीडबैक फॉर्म। जब भी कस्टमर आपके यहाँ से निकला, आप उसे एक फीडबैक फॉर्म दे दीजिए, वो फीडबैक फॉर्म फिल कर देगा। पर कई बार ये रहता है, जो फीडबैक फॉर्म है इसकी सबसे अच्छी चीज़ है कि एक तो लो कॉस्ट है, दूसरे बात इससे आप बहुत सारा डाटा जनरेट कर सकते हैं, इससे आप इजीली एनालाइज भी कर सकते हैं। पर इसमें कई बार ये होता है कि जो फीडबैक फॉर्म है, आपकी जो सर्विसेज हैं उसके बाद में लंबे चौड़े फीडबैक फॉर्म्स कस्टमर्स भरना पसंद नहीं करता है, तो इसलिए फीडबैक फॉर्म आपका जो है फेल हो जाता है। तो आपकी जिस तरह की सर्विस है, जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी आप वॉइस ऑफ कस्टमर चुनेंगे। सोशल मीडिया भी एक अच्छा रास्ता है। सोशल मीडिया में भी कॉस्ट कम है क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप इसमें लोगों को इजीली इंगेज कर सकते हैं। और इसकी जो कॉस्टिंग है ये भी बहुत कम होती है क्योंकि इसमें आपको सिर्फ कुछ पोस्ट करना पड़ती है। पर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो लोग आपके इस बात में एसोसिएटेड होते हैं, वही लोग आपके बारे में फीडबैक अधिकतर देते हैं क्योंकि वही लोग आपके पेजेस फॉलो कर रहे होते हैं। तो जो लोग आपसे दूर हैं या आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, आपके पास में उनकी पहुंच या उनकी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पाती है। और साथ ही साथ में आपको एक जो सोशल मीडिया का जो पूरा सेटअप है वो प्रिपेयर इस्टेब्लिश करना पड़ता है, तो ये भी इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। हम एक तरीका और भी ले सकते हैं कि जिसमें हम कस्टमर्स, अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उन्हें फ़ोन लगाएं, और फ़ोन आप जैसे ही लगाते हैं तो आप बिल्कुल डायरेक्ट आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कस्टमर से। कस्टमर आप जो कुछ फील कर रहा है वो आपको बता देगा। बट इसमें कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि आपको कुछ लोग लगाने पड़ते हैं, और कई बार आपका जो कस्टमर है वो बहुत ही ज़्यादा अनॉय होता है इस तरह के फ़ोन कॉल्स के थ्रू। एक और तरीका होता है कि आप लोगों को ईमेल भेजिए, पर अगर आप ईमेल भेजेंगे, इसकी कॉस्टिंग तो उतनी नहीं पड़ती है। अगर आप कोई सर्वे अगर आप ईमेल अगर भेज रहे हैं तो उसकी कॉस्टिंग आपको उतनी नहीं पड़ेगी। बट आपको ज़रूरी नहीं है कि जिसको आपने भेजा है वो आपको रिप्लाई करे ही करे। साथ ही साथ में कई बार आपका जो मेल है, आपने एक अच्छा ईमेल सिस्टम ले भी लिया, उसके बावजूद भी अगर आपके जो मेल्स हैं वो अगर स्पैम में जा रहे हैं तो ये भी एक तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए। तो इसलिए सर्वे वाया मेल भी आपको डिसाइड करना पड़ा किस तरह से आपकी प्रोसेस है। फोकस ग्रुप इन पर्सन, कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई होती है क्योंकि आप एक फोकस ग्रुप के साथ में डील करते हैं। इसका सबसे अच्छा फ़ायदा तो आपको यही है कि इसमें आप बिल्कुल टारगेटेड होकर डिसाइड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कस्टमर्स क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे हैं। पर इसमें जो लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं बहुत ही कम संख्या में होते हैं, तो इसलिए आपको कॉस्टिंग बढ़ जाती है।
साथ ही साथ में आपको कंटिन्यूसली ट्रैवल करना पड़ता है ना। तो इसमें ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप इसे इजी प्रोसेस को अगर फोकस ग्रुप ऑनलाइन अगर करते हैं तो इसमें भी कॉस्टिंग तो आपकी कम हो जाती है, बट आप उस डाटा पे कितना रिलाय कर पाएंगे और कितना किस तरह से आप उसे अप्लाई करेंगे, ये आपको थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आपका कोई प्रोडक्ट है उसे आपने लॉन्च करना है तो आप अपने प्रोडक्ट की बीटा टेस्टिंग भी कर सकते हैं। बीटा टेस्टिंग भी एक अच्छा रास्ता होता है, पर बीटा टेस्टिंग के साथ में आपको भी कॉस्ट बढ़ जाती है, पर आपको एग्जैक्ट जो है फीडबैक पता चल जाता है, जिससे आप आपकी प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप सर्वे करने की कोशिश करते हैं तो इसमें आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है लीकर्ट स्केल। लीकर्ट स्केल में आप एक स्टेटमेंट देते हैं और उसे 1 to 10 की स्केल के ऊपर आप रेट करते हैं। ये जो पूरा लीकर्ट स्केल है, इसमें स्टेटमेंट आप 1 से 10 की स्केल भी रख सकते हैं, 1 से 5 की स्केल भी रख सकते हैं। तो 1 से 5 की आप स्केल रखेंगे तो उसे आप कर सकते हैं स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, या अगर आप 1 to 10 की स्केल रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। इसके अलावा अब हम कुछ बेसिक मैथमेटिक्स जो है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, जैसे डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी, DPMO भी इसे कहा जाता है। तो सपोज़ करें कि हमारे पास में हम कोई काम करते हैं जिससे हम सेल बना रहे हैं। अगर हम सेल बना रहे हैं, हमारी एक फैक्ट्री है जो कि पेंसिल सेल बनाती है, और पेंसिल सेल वो रोज़ जो है वो हज़ारों लाखों की संख्या में प्रोड्यूस हो रहे हैं। हम उसमें से कुछ सैंपल उठाते हैं। सपोज़ करें हमने 1000 सैंपल्स पिक किए हैं, जिसमें से 124 जो हैं वो डिफेक्ट हो गए हैं। हो सकता है कि ये जो हमारे पास में 124 आए हैं यही डिफेक्टेड हो, बाकी नहीं हो, ये हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। बट चूंकि हमने एक सैंपल लिया है तो इसी सैंपल के बेसिस पे हम कैलकुलेशन करेंगे, तो हम देख सकते हैं कि आपने 124 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 10 लाख जैसे ही आप करेंगे तो डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी हो जाएगा 1,24,000। मतलब 10 लाख सेल जो आपने प्रोड्यूस किए हैं उसके अंदर संभावना है कि 1,24,000 जो सेल हैं वो डिफेक्टिव हो। ये एक सैंपल कैलकुलेशन है, इसीलिए आपका जितना बड़ा सैंपल है और जिस तरह का प्रोडक्ट है उसके हिसाब से आपको वाइसली डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना बड़ा आपको सैंपल लेना है, कितना बड़ा सैंपल आपको नहीं लेना है। इसके अलावा अभी हमने जो पिछली जो स्लाइड्स में देखा है वो डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी, मतलब एक पूरी मिलियन अपॉर्चुनिटी के अंदर कितने डिफेक्ट्स हो सकते हैं, इसके बारे में बात की है। अब हम बात करेंगे डिफेक्ट्स पर यूनिट। एक यूनिट के अंदर कितने डिफेक्ट्स हो सकते हैं। अभी आपने निकाला था जो डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी, मतलब कितनी कितनी जगह पर एरर्स हो सकती हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि एक प्रोडक्ट के अंदर कितने तरह के डिफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे अगर आपकी कोई बुक प्रिंटिंग शॉप है तो बुक प्रिंटिंग शॉप के अंदर बहुत सारी एरर्स हो सकती हैं। जब भी आप एक बुक प्रिंट कर रहे हैं, उसका कवर फट सकता है, उसका जो पेजेस है वो मिस प्रिंट हो सकते हैं, नंबरिंग उनकी आगे पीछे हो सकती है, उनकी जो पोजीशन में जहाँ पे उन्हें आना चाहिए था वहाँ पे नहीं हो। इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और एक बुक के अंदर ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह की प्रॉब्लम हो, एक बुक के अंदर एक से ज़्यादा तरह की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो इसे कहते हैं डिफेक्ट्स पर यूनिट। अगर एक यूनिट के अंदर आप निकालते हैं तो उसे कहेंगे हम डिफेक्ट्स पर यूनिट। इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है, DPU डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड, एक कितने डिफेक्ट्स मिले हैं, और नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सैंपल, और कितने सैंपल की यूनिट है आपकी। अब हम ये हमने जो भी एग्जांपल लिया था, सपोज़ करें कि 1000 बुक्स पब्लिश हुई हैं, जिसमें से आपने 50 का सैंपल लिया है और उसमें आपने ये जो है एरर्स फाइंड आउट की हैं। इनकरेक्ट प्रिंटिंग की 1 है, इनकरेक्ट अलाइनमेंट की 1 है, मिसिंग पेजेस की 4 है, लूज स्पाइन की 2 हैं, और टॉर्न कवर की 1 है। इस तरह से टोटल 9 एरर आई हैं। तो डिफेक्ट्स पर यूनिट कितना हो सकता है, 9 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू 0.18 इन 1 यूनिट। मतलब एक यूनिट के अंदर 0.18 डिफेक्ट संभावित है। अब जब आपने ये कैलकुलेशन निकाल लिया है, फिर इसे आपको धीरे धीरे कम करना है। इसी के अलावा एक और कॉन्सेप्ट है फर्स्ट टाइम यील्ड। जब आपकी जो भी प्रोसेस है, एक सपोज करें एक प्रोसेस है A, B और C,
तब जाके आपका फाइनल गुड बनता है। पर जो प्रोसेस ए है उसमें आपने जैसे ही 100 यूनिट इंटर किया और आपका जो फाइनल जो प्रोडक्ट निकला है वो 95 करेक्ट निकला है, जो प्रोसेस बी के लिए जाएगा, और बाकी 5 जो है वो डिफेक्टिव है। अब 95 में से फिर जो राइट गुड्स जो निकले हैं वो 85 निकले हैं और बाकी जो है वो आपका वेस्ट हो गया है। और 85 में से फिर आपके 5 जो है फिर स्क्रैप होगा, फाइनल 80 जो यूनिट्स है वो आपकी निकल के आई हैं कैलकुलेशन आउटपुट के रूप में। तो आपका फर्स्ट टाइम यील्ड जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका फर्स्ट टाइम यील्ड होगा। और फर्स्ट टाइम यील्ड कैसे निकालेंगे, 95 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि पहली बार में 95 लिया था, उसके बाद में 100 हो गया, 95 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 85 बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 80 बाय 85। जब आप कैलकुलेशन करेंगे 0.79, ये आपका फर्स्ट टाइम यील्ड, यही आपने कैलकुलेट किया है। अब हम चलते हैं, हमारा इसी का एक नेक्स्ट जो वर्जन है उसके ऊपर, रोल्ड थ्रूपुट यील्ड। इन दोनों यील्ड्स में एक छोटा सा अंतर है। अगर प्रोसेस ऐसी है जिसमें कि रिवर्क नहीं हो रहा है तब तो हम फर्स्ट टाइम यील्ड कैलकुलेट करेंगे। पर अगर प्रोसेस ऐसी है जिसमें कि रोल्ड आउट थ्रूपुट यील्ड मतलब जो है प्रोसेस है उसमें अगर रिवर्क किया जा रहा है तो फिर हम ये वाला यूज़ करेंगे फार्मूला। ये भी फार्मूला उसी तरह का है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स इंटरिंग, कितनी नंबर यूनिट इंटर किया, माइनस कितने को स्क्रैप करना पड़ा और कितने को रिवर्क करना पड़ा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट्स इंटरिंग प्रोसेस। इसको भी हम आगे इस फार्मूला के थ्रू समझते हैं। ये एक एग्जांपल हमने दिया हुआ है कि 100 यूनिट्स हैं प्रोसेस के अंदर इंटर हुई, 5 को आपने रिवर्क किया और 95 उस तरह से प्रोड्यूस हुई। तो अब आपका क्या हो जाएगा, 100 माइनस 5 प्लस 5 इक्वल टू 90, 90 बाय 100 0.9। तो 5 स्क्रैप हो गई थी, 5 रिवर्क हो गई, ठीक। तो जो रिवर्क हो गई थी वो फिर से जुड़ गई है, तो कितनी हो गई आपका 95 यूनिट्स, 10 आर स्क्रैप्ड, 5 आर रिवर्कड, तो 10 आपकी स्क्रैप हो गई, 5 आपकी फिर से रिवर्क हो गई। दैट मीन्स 80 आपका आउटपुट रहा, 80 डिवाइडेड बाय 95 0.84। इसके बाद में 85 यूनिट्स इंटर्ड इन प्रोसेस, 5 स्क्रैप्ड, 15 आर रिवर्कड, तो 80 माइनस 15 माइनस 5 इक्वल टू 65, 65 डिवाइडेड बाय 85 इक्वल टू 0.76। तो अब RT हम जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएगा 0.9 इंटू 0.84 इंटू 0.76। तो आपकी जो वैल्यू है वो फाइनल निकल के आएगी 0.574। दोस्तों आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो RT है इसकी वैल्यू जितनी कम होगी इसका मतलब यह है कि प्रोसेस के अंदर रिवर्क है, और इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी इसका मतलब यह है कि प्रोसेस के अंदर रिवर्क नहीं है। और हमारी जो सिक्स सिग्मा की जितनी भी मेथड्स हम यूज़ करेंगे उसकी मदद से हम इसी को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे। मतलब हमें हमारा जो RT का जो कैलकुलेशन है, अगर प्रोसेस के अंदर रिवर्क होता है तो उसे हमको धीरे धीरे बढ़ाना है और कहाँ तक लेके जाना है, मैं अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारे सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और सिक्स सिग्मा के बारे में ज़रूर सोचें कि आपको किस तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपकी प्रोसेस के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना है। थैंक यू।